मेंबर्स देखो यहाँ पे डेली अपडेट है। थोड़ा फोकस करना, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है उसको वापस क्लोज कर दिया गया है। निफ्टी में क्या इंपैक्ट आएगा, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स की भी न्यूज़ है। मधुसूदन किला ने यहाँ पे दो कंपनीज के अंदर एंट्री की है और आपकी क्वेरीज में यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात निफ्टी को कर लेते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आपने नहीं देखा जाके चेकआउट कीजिएगा। एज पर आई नो यूएस मार्केट के अंदर 1% का गैप डाउन दिखाई दे रहा है। अगर कोई और न्यूज नहीं आती है तो अभी के लिए तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि 1% तक मार्केट गैप डाउन दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट में। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। सी, अगर हम लोग निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो मार्केट में यहां पे एक सपोर्ट है 23,700 का। ठीक है, तो अगर 300 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पे एक सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो आप ये समझो कि इंस्टेंटली 23,600 23,500 को आसपास आने की कोशिश कर सकता है। तो फर्स्ट 5 मिनट की रेड कैंडल एक बार देखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर यहां पे आता है तो यहां पे एक बेस बन सकता है और वापस थोड़ा बहुत बाउंस बैक आपको दिखाई दे सकता है। हालांकि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बार तो के लिए आप ये समझो कि लेवल ब्रेक हो चुके होंगे, तो फॉल आने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो की बात है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर अगर मान लो स्टेबल ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो भी यहाँ पे ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में कल थोड़ी वीकनेस रहने की उम्मीद है। पुल बैक आएगा बट वो पुल बैक आई डोंट थिंक कि सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, कॉशियस रहेगा अभी के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे यूएस ईरान का मैंने शॉर्ट वीडियो तो बना दिया था। मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ यहाँ पे कि 21 घंटे बातचीत चली थी यूएस ईरान की, कोई भी समझौता नहीं हुआ। ठीक है, इवन मैंने ये तक सुना है कि भाई यहाँ पे और बातचीत नहीं होगी यूएस के साथ ईरान की। एंड ईरान बोला कि यूएस बोला कि भाई अगर आपने बातचीत नहीं की या शॉर्ट आउट नहीं किया या आपने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोला तो हम लोग वारशिप वहां पे भेज के खुलवा देंगे किसी भी तरह। तो ईरान ने बोला कि भाई अगर आप वारशिप भेजोगे तो हम लोग उड़ा देंगे वारशिप को। तो भाई घमासान हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेटली चीजें सब कुछ पढ़ सकते हैं। सेज नो एग्रीमेंट विद ईरान डिस्पाइट फाइनल एंड बेस्ट ऑफ वॉर। और मेन जो रीजन था, 3 रीजन की वजह से ये डील संभव नहीं हुई यूएस ईरान की। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में सहमति नहीं हुई कि भाई फ्यूचर न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान नहीं करेगा, ईरान बोला मैं करूंगा। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल, वो बोल रहे थे कि ईरान बोल रहे थे कि भाई मुझे कंट्रोल चाहिए और मैं पैसे लूंगा यहाँ पे जो भी शिप निकलेंगे। यूएस बोल रहे हैं कि भाई आप कंट्रोल मुझे देना। ठीक है, और आप कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे नहीं रखेंगे, ईरान को क्लियर कर बोला। इस पे कोई समझौता नहीं हुआ। एंड देखो मैं आपको सीरियसली बोलना चाहूंगा, ईरान ने यूएस ने जो जो शर्तें रखी थी, ठीक है, ये वाली तो ठीक है भाई स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करेगा, बट बाकी की जो शर्तें थी, ऐसा लग रहा था मतलब घमंड बहुत है यूएस को। ठीक है, कि भाई अगर आप मेरी बातें नहीं मानोगे तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। ठीक है, मतलब इस तरह का घमंड यहाँ पे दिख रहा था यूएस का। ओके, और जो उनके एसेट्स फ्रोजन थे ईरान के, उसको भी छुड़ाने की बात की गई, प्लस रिपेरेशन, यानी कि यूएस ने जितना डैमेज किया, इसराइल ने जितना डैमेज किया ईरान पे, उसको रिपेयर करना, तो इस पे सहमति नहीं हुई। इसकी वजह से यहाँ पे वार हो सकती है। देखो मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर तो फिर अभी क्या हो सकता है मार्केट में। देखो मार्केट में पैनिक अभी नहीं होना चाहिए, रिएक्शन तो होगा। सिंपल बात है, रिएक्शन होगा, क्योंकि जैसे ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था सीज फायर का, मार्केट पुल बैक कर गया। अब सीज फायर कैंसिल है तो भाई रिएक्शन तो आएगा। ठीक है, बट आप सिर्फ ये ध्यान में रखना कि रिएक्शन छोटा आने की उम्मीद ज्यादा है, बड़ा रिएक्शन नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, और उसकी वजह से मार्केट 22,000 वापस नहीं आना चाहिए। अगर मान लो 23,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में आ सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए हम लोग होप रखते हैं कि भाई मार्केट 22,000 तक नहीं आएगा, 23,000 के ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। ठीक है, एंड देखो आप मानो या ना मानो, ट्रेड डील आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि यूएस भी जानता है, ईरान भी जानता है कि भाई दोनों का लॉस है इसके अंदर। अगर ट्रेड डील नहीं होती तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और ईरान का जो आप बोलते हैं ना कि ऑयल, ठीक है, ऑयल सैंक्शन लगाएगा तो वो भी कुछ कमा नहीं पाएगा मार्केट से। ठीक है, तो उनकी जीडीपी नहीं चलेगी, तो दोनों का लॉस है। यानी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों
विद इन अ मंथ या 2 मंथ के अंदर ये ट्रेड डील हो जाएगी, किसी भी तरह हो जाएगी। सो आप पैनिक मत करो, सीरियसली बोलूंगा, पैनिक मत करना, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीजें क्लियर है। एटलीस्ट सपोर्ट कर देना लाइक करके, और कुछ कमेंट कर देना अगर आपको कोई डाउट है तो। अ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। मधुसूदन केला जो बहुत बड़े प्लेयर्स है लाइक राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने यहाँ पे 2 कंपनी के अंदर एंट्री की है, इंडिया बुल्स और सिंप्लेक्स इंफ्रा। देखो, मैंने मधुसूदन केला सर का यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखा है, रिसेंटली बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था उनका पोर्टफोलियो मार्केट के साथ साथ, ठीक है। अब आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि सर थोड़े वॉलेटाइल है, ठीक है। ट्रैपिंग इनके स्टॉक्स इतने अच्छे नहीं होते जितने विजय केडिया सर के होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ लेवल्स को फोकस करना है, ठीक है। अगर लेवल्स अच्छे हैं तो ठीक है, लेवल्स अच्छे नहीं है तो पैनिक हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ब्लाइंडली घुसना एक रिस्क हो सकती है कंपनी के अंदर। बात क्लियर? चलिए, तो कॉशियस रहेगा। अभी देखो मार्केट में इसकी वजह से थोड़े पुलबैक हो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनीज के अंदर, बट सस्टेन रहना ये बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा था इनकी पोर्टफोलियो में नज़ारा की हालत अभी भी वीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा है। बहुत सारी इनकी पोर्टफोलियो में कंपनीज है, ठीक है। चलिए, इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है एटीएफ पे और डीजल एक्सपोर्ट पे, 21 रुपए और 29 रुपीज। अब इसकी वजह से रिलायंस को थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, यानी कि मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन कौन देगा? रिलायंस देगा। चांसेस तो यही दिख रहा है कि रिएक्शन रिलायंस दे सकता है, ठीक है। और रिलायंस काफी अच्छे बेस पे था, बट क्या है कि रिलायंस में जब तक ये वार है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रिलायंस में भी रह सकती है, ठीक है। रिलायंस का बहुत तगड़ा सपोर्ट है अराउंड, जो फरवरी 2025 में बनाया था 1200 के आसपास का। यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है, ठीक है, जो मल्टी ईयर आप बेस बोल सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो, इसमें नेगेटिव न्यूज़ है रिलायंस की। विकास लाइफ केयर फंड रेजिंग करा है 200 करोड़ की। अब ये देखो अच्छी बात है, अगर वन शॉट आंसर को भाई 200-300 करोड़ की फंड रेजिंग है। इसमें पता है क्या बात है? विकास लाइफ केयर बंदा है 300 करोड़ का, सिर्फ 300 करोड़ का है, और इसने फंड रेजिंग की है 200 करोड़ की। तो पहले तो मार्केट कैप के साथ साथ फंड रेजिंग कौन करते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि उतनी ही मार्केट कैप के साथ फंड रेजिंग करना, ठीक है। जनरली मार्केट कैप से बहुत कम फंड रेजिंग होती है, ये मार्केट कैप की लिमिट की फंड रेजिंग करा है। तो आई थिंक अभी के लिए तो न्यूज़ पॉजिटिव बोल सकते हैं कि अगर फंड रेजिंग होती है तो पॉजिटिव बोला जा सकता है। ये बंदा तगड़ा क्रैश हुआ था, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्रैश हुआ, यहाँ से क्रैश हुआ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है, बहुत एक पैनी जितना बेस है। बट देखते हैं कि यहाँ पे फंड रेजिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है। सी, कंपनी फंडामेंटली थोड़ी सी वीक होती हुई दिखाई दी रिसेंटली, तो इसमें इसकी वजह से ये लगातार फॉल आया था। इसमें एक रेजिस्टेंस है 4 रुपए का, जब तक ये 4 रुपए के नीचे हैं तब तक थोड़ा वीक रहने के दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। विकास लाइफ केयर देखते हैं, यहाँ पे फंड रेजिंग तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। आई होप कि कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। चलिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड, देखो सी, मार्केट के अंदर, डीप मार्केट के अंदर जहाँ पे 22,000 निफ्टी आया था, बहुत सारे लोगों ने एंट्री की थी म्यूचुअल फंड के अंदर। आप देखोगे 56% का इनफ्लो बढ़ा था म्यूचुअल फंड के अंदर। पब्लिक जो है, रिटेल पब्लिक जो है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रही है और लमसम भी कर रही है, ठीक है। सो देखो, मार्केट के अंदर आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो मार्केट में पॉजिटिविटी रह सकती है। आपको हर लेवल पे पैनिक नहीं करना है। मार्केट का मंथली चार्ट का सपोर्ट पे रडार रखो, अगर वो सपोर्ट आता है, अगर ब्रेक होता है तो दूसरे सपोर्ट पे रडार पे रखो, ठीक है। विदाउट सपोर्ट यहाँ पे पैनिक करना बेवकूफ़ी है, और मार्केट हर साल ऊपर जाता है। जितना आप देखो यहाँ पे सी, बहुत सारे इसमें वार आ चुकी है, बहुत सारे क्रैश आ चुके हैं 2018, 16, 20, 23, ठीक है। तो हर बार पैनिक करना बेवकूफ़ी है। तो आप हर एक लेवल पे इंपॉर्टेंट फोकस करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। चलिए, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करता। आई होप चीजें समझ में आ रही है। सबसे पहली क्वेरीज, चलो, सबसे पहली क्वेरीज है एनटीपीसी ग्रीन की। हाँ, आई नो मेंबर्स, ट्रेड डील नहीं है, पी स्टॉक है, ठीक है, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा फ्लो में चला गया था। पर देखो, ट्रम्प ने सीरियसली पागल कर दिया सभी को। ओके, मतलब क्या यार, मतलब पहले ट्रेड डील की न्यूज़ आ रही थी, टैरिफ टैरिफ कर रहा था, अभी वार कर रहा है। मतलब क्या बंदा है ये बंदा, इकोनॉमी हैंडल करने के लिए बना नहीं है यार, सीरियसली क्या बोले अभी इसको। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं ना यहाँ पे, पूरा देश का क्या करे भी, पूरी दुनिया का, देश का भी नहीं बोल सकते। एनीवे, सो एनटीपीसी ग्रीन के मुझे किसी ने क्वेरी पूछी थी। एनटीपीसी ग्रीन में देखो, एक बात समझना,
ये बंदा, मैं आपको कोई ऐसा नहीं बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, आपको करना नहीं करना आप पे डिपेंड करेगा सर, ठीक है। इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। एनटीपीसी ग्रीन में एक बात समझो कि इसकी वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है, 147 की पी है, और अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो काफी सस्ते ट्रेड करे हैं, ठीक है। आप देखोगे एसजीवीएन हो गया या दूसरे जितने भी है, या रिन्यूएबल्स में जो है वो उससे काफी सस्ते ट्रेड करे। तो आप सोचो कि कोई इतना महंगा क्यों फोकस करेगा, बड़े प्लेयर्स क्यों फोकस करेंगे। ये बड़े प्लेयर्स जब भी क्यूआईबी करते हैं ना, क्यूआईबी की वजह से पंप आता है स्टार्टिंग के 1-2 महीने, और ये पंप हुआ था, उसके बाद देखो पूरा का पूरा क्रैश हो गया था, ठीक है। उस टाइम पे तो वार थी भी नहीं। तो आप माइंड क्लियर रखो कि ये वो प्योर पंप एंड डाउन था, जो कोई नहीं बोलता, कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। या रिटेल को पता नहीं होता, मेरे सिवा कोई बताता नहीं है रिटेल को। और अभी के लिए कंपनी में अभी भी पैनिक सिचुएशन है, ठीक है। मान लो कि पुल बैक आता भी है, अगर मान लो रिकवर करता है मार्केट, तो भी फेक पुल बैक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच है। तो ये साइडवेज जोन में जाने की ज्यादा चार्ट्स दिखते हैं इसके, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि वैल्यूएशंस को देखो, वैल्यूएशंस में अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है कंपनी के अंदर। एक सर ने पूछा था कि सर म्यूचुअल फंड में मैं एसआईपी करता हूं, लमसम करता हूं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, यानी कि दोनों का परफॉर्मेंस लमसम एसआईपी का सेम होता है। देखो आप, मैं जानता हूं कि दोनों का परफॉर्मेंस सेम होता है, ठीक है, मैंने भी काफी नोटिस किया है। बट आप ये समझो, देखो डिफरेंस इतना ही होता है लमसम एसआईपी में कि जो 10 साल के पहले जो कीमत होती है 5 लाख की, ठीक है, वो 10 साल के बाद 5 लाख की कीमत नहीं होती, ठीक है। तो मान लो कि आप 10 साल पहले मान लो कि 5,000 की एसआईपी कर रहे थे, अब 5,000 की एसआईपी करोगे तो उसकी कोई वैल्यू बनती नहीं है। आप समझ पा रहे? तो उस टाइम पे रुपी की वैल्यू अच्छी थी डॉलर्स के सामने, इसकी वजह से 5 लाख की कीमत थी, ठीक है, और 5,000 की एसआईपी की कीमत थी। अब मान लो कि आपने उस टाइम पे लमसम किया 5 लाख, और अभी आप एसआईपी करें 5,000, तो कोई वैल्यूएशन नहीं बनती। बट अगर आप अभी एसआईपी करेंगे 10,000 की या 12,000 की, 15,000 की, तो आई थिंक उसका रिटर्न सेम ही मिलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपका जो एसआईपी लमसम वैल्यू है ना, ठीक है, वो वैल्यू के साथ डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, बोलते हैं यहाँ पे डॉलर की वैल्यू के साथ डिफरेंस होता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में अगर एसआईपी करो तो भी अच्छा है, लमसम करो तो भी अच्छा है, बट एक अमाउंट मिनिमम रखना। आप 1,000 की एसआईपी अभी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, एनीवे, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो अलग से टाइम निकालेंगे आपको समझाने के लिए, ओके। चलिए, कोई नहीं। लास्ट क्वेरी आ जाती है यहाँ पे अतुल ऑटो की। एक ऊर्जा ग्लोबल बाकी है, मैं अतुल ऑटो पहले ले लेता हूँ। अतुल ऑटो में देखो, हाँ, 3 व्हीलर है बंदा। मैंने पूछा था कि सर 3 व्हीलर की कौन सी कंपनी है, अतुल ऑटो है डेफिनेटली। और देखो, मैंने अतुल ऑटो की सेल्स इतनी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट अतुल ऑटो की आई थिंक सेल्स इतनी है नहीं। 3 व्हीलर्स के अंदर ईवी की बात करो, मैं ईवी के अंदर इतनी सेल्स है नहीं। आई थिंक ईवी के अंदर कोई और मार्केट लीडर है, आप ऐसा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं 3 व्हीलर्स के अंदर, ठीक है। अगर अतुल ऑटो ईवी के अंदर अगर मार्केट कैप्चर करता है तो अच्छी बात होगी। ये थोड़ा वॉलेटाइल कंपनी है, और इसमें एक रेजिस्टेंस है 750 का, तगड़ा रेजिस्टेंस है 700 से 750 का। सो इसके लिए बेनिफिट हो सकता है, बट देखो ऐसी वॉलेटाइल कंपनी को रडार पे रखना रिस्की हो सकता है। आप रखो और ना रखो, आप पे डिपेंड करता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होती है। हमेशा याद रखो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखो जिसमें इतनी वॉलेटिलिटी ना हो ईवी के अंदर। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ऊर्जा ग्लोबल। सी, ऊर्जा ग्लोबल भी पंप एंड डंप ही था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पंप हुआ, यहाँ पे पंप हुआ, अब पूरा डंप हो गया, ठीक है। और जब मार्केट बुल जोन में होता है ना, तब ये पंप होता है। हर मैंने 2-3 बार देखा है, 2018 था, 2022 था, 2023 था। मार्केट में जब भी होता है ना, पंप होता है, बट इसकी भी वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है। आप देखोगे 400 की पी पे ये बंदा ट्रेड कर रहा है। सो केयरफुल लेना पड़ता है ऐसी कंपनीज में, पंप एंड डंप वाली कंपनीज में, ओके। फंडामेंटली अगर कंपनी अच्छी हो तो भी यह समझ में आता है, बट ऐसी कंपनीज थोड़ा रिस्की बन जाती हैं। सो बी केयरफुल। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कर लेना, एटलीस्ट लाइक कर देना, और कोई डाउट है कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।